हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड वैन को देखते हैं। वो मैरिज ब्यूरो में आई हुई होती है और वो वहाँ पर चैन का वेट कर रही थी। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो चैन तो जियांग के साथ बैठा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, उसको बहुत दुख होता है और वो ये कहती है कि चैन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। चैन का उसके पास मैसेज भी आता है। वो उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे उसके लिए जाना होगा। ये सब कुछ देखकर तो वैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर ही निकलते वक्त वो वहाँ पर हमारे ड्रामा के मेल लीड यानी मुंह को देख लेती है। मुंह उसको काफी अच्छा लगता है और वो कहती है, मैं एक काम कर सकती हूँ, जब चैन किसी और लड़की के साथ जा सकता है तो क्या मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे अब यही करना होगा। फिर वैन मुंह के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि आज तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी तो तुम्हें यहाँ पर उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुंह कहता है कि ठीक है, मैं कर लेता हूँ शादी। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो फिर वैन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर क्लिक कर लेती है और वो फौरन से चैन को भेज देती है। वो साथ उसको ये भी बता देती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही है, इसलिए प्लीज अब मेरे करीब भी मत आना। फिर वो मुंह को कहती है, क्या हम लोग अपने नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? तो मुंह फिर उसको ओके करता है। वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। मुंह कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। वैन कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी और फिर मुंह अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। तभी मुंह के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि तुम किधर हो, जल्दी पहुँचो। वैसे मुझे पता चला था कि आज तुमने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है बाई के साथ, क्या तुम उसके पास गए हो? तुम लोगों ने अपना काम करवा लिया क्या? तो मुंह कहता है कि बकवास ना करो और मुझे एड्रेस भेजो, मैं फौरन वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और इधर वैन के पास चैन आता है। वो उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? मुझे बगैर बताए तुमने कैसे शादी कर ली? तुम मेरा थोड़ा सा वेट भी तो कर सकती थी ना। वैन कहती है कि जब तुम किसी और लड़की के साथ जा सकते हो, जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो क्या मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती? चैन कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम दोनों इसके अंदर विक्टिम है, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और वो भी शायद ड्रंक ही थी। ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट है, क्या तुम इस सब के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती हो? वैन कहती है कि अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं तब भी अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। फिर वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। ये सब कुछ देखकर चैन बहुत घबरा जाता है। वैन कहती है कि अब प्लीज दोबारा मेरे पास मत आना, जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है। ये कह के वो अंदर चली जाती है और चैन अपने दिल में कहता है कि अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता तो मैं किसी और आदमी को भी ये इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। और दूसरी तरफ वैन बॉक्सिंग साइड पर बैठी हुई होती है और वो फौरन से अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि जल्दी पहुंचो, आज हम लोगों ने ड्रिंक करनी है, वो भी बहुत सारी, और मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें भी बतानी है। फिर सू और वैन दोनों बार में बैठी हुई होती हैं। वैन बहुत ही ड्रंक होती है और वो सू को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है और साथ ही उसको ये बताती है कि वो लड़का मुझे एक रोड साइड पर मिला था, वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। सू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होती है, लेकिन जब वो मुंह की फोटो देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है, शायद मैंने इसको कहीं पर देखा हो। चलो सब कुछ छोड़ो, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ड्रंक हो। और उधर मुंह भी ली के साथ उसी बार में ही होता है। फिर मुंह जब बाहर निकलता है तो यहाँ से उसको वैन मिल जाती है। वैन बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो बार बार यही कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की तरह ही लग रहे हो। और दूर से सुई सब कुछ देख लेती है। वो कहती है, इसका मतलब ये हुआ वैन ने एक बहुत ही अमीर इंसान को फंसा लिया है। वैसे वैन का फेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा था और अब मुझे कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। फिर सू फौरन वहाँ से भाग जाती है। देन मुंह वैन को अपनी कार में लेकर आता है। वो उसको कार में बिठाता है और कहता है, मैंने बहुत वेट किया लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए नहीं आया, इसलिए मुझे तुम्हें खुद ही घर लेकर जाना पड़ेगा। देन वो उसको घर वापस लेकर आ जाता है। वो उसको बेड पे लिटाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वैन उसको छोड़ ही नहीं रही होती, तो मुंह को भी वहीं पर ही रुकना पड़ जाता है। दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब वैन की आँख खुलती है तो वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही एम्बैरेस फील करती है। वो वहाँ से उठने लगती है लेकिन इतने में मुंह भी उठ जाता है। मुंह फौरन से खड़ा होकर उसको कहता है कि ब्रेकफास्ट करके जाना, लेकिन वैन उसके पास भागती हुई जाती है। वो उसको कहती है, मुझे पता है कि लास्ट टाइम मैं बार में थी और अगर मैं इतनी ज्यादा ड्रंक थी तो तुम्हें मुझे होटल लेकर जाना चाहिए था, तुम मुझे यहाँ पर अपने घर पे क्यों लेकर आ गए हो? मुंह कहता है कि अगर मैं तुम्हें अभी होटल लेकर चला जाता ना तुम्हारी जैसी ड्रंक लड़की को, तो अभी तक मेरे ऊपर हेडलाइंस बन चुकी होती। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने ऊपर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा घर ही ले आया हूँ और प्लीज अब जल्दी से मेरे घर से चली जाना। वैन कहती है, फिक्र ना करो, मैं भी जा रही हूँ। ये कह के वो फौरन से बाहर निकल जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो वहाँ पर एक लेडी से टकरा जाती है। वो लेडी
वैन को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि अगर क्या हो ये मेरी डॉटर इन लॉ बन जाए कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। तो फिर वो लेडी वैन से अपना नंबर शेयर कर देती है और तभी वैन के पास भी कॉल आ जाती है उसकी फैमिली की तरफ से। जब वो अपने घर वापस जाती है तो डैड बहुत ही गुस्से में होते हैं। डैड उससे कहते हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा मैंने काम कर दिया था या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मैंने तुम जैसी एक फजूल लड़की को पैदा कर दिया है। शायद मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर गलत किया होगा। वैन कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं किया होगा बल्कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ गलत किया होगा कि आप मेरे डैड बन चुके हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगी। तो वैन कहती है मुझे नहीं पता कि बात कैसे की जाती है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी कोई मॉम नहीं है। मेरी मॉम जब मैं छोटी थी तब मुझे वो छोड़कर चली गई थी और मैं किसी और को अपनी मॉम मान भी नहीं सकती हूँ। तभी सॉन्ग खड़े होकर कहती है कि तुम मॉम से कैसे बात कर रही हो और फिर लेन भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि सिस्टर प्लीज इन सब की बातों को जाने दो ना, तुम क्यों अपने आप को इतना गुस्से में दिला रही हो। वैन कहती है कि अगर आप लोगों को इसी तरह मुझे स्कोल्ड करना था ना और मुझे ताने देने थे तो फिर मैं अभी के अभी जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। तभी डैड कहते हैं कि रुको और मुझे ये बताओ कि तुम एक स्ट्रेंज मैन से कैसे शादी कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए चैन को पसंद किया था, तुम जानती हो ना वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा ऑप्शन है। वैन कहती है कि वो किसी और लड़की के साथ था और आप लोगों को अभी भी ये लगता है कि मैं उससे शादी करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना ही मैं मुंह से डाइवोर्स लूंगी क्योंकि मैं इस मैरिड लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मॉम कहती है कि इस तरह हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, क्या तुम्हें किसी का ख्याल है या तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती हो। तभी वैन कहती है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि आप लोग मुझे ये बताएं कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे डाइवोर्स लेनी है। ये कह के वो फौरन से वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो जा रही होती है तभी उसको सामने से चैन आता हुआ नजर आ जाता है। तो वो कहती है लो एक मुसीबत खत्म हुई है कि दूसरी सर चढ़ गई है। तभी चैन उसके पास आता है और उसे सॉरी करने लगता है। वो कहता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी गलती थी। देखो तुम्हारी फैमिली भी तो यही चाहती है ना कि हम दोनों की शादी हो जाए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये तुम क्यों मेरे साथ इस तरह की जिद रख के बैठ गई हो। वैन कहती है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी और तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अब मैरिड हूँ और मैं किसी से भी डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ। उम्मीद है कि अब तुम मेरी बात को समझ गए होगे। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वैन हॉस्पिटल आती है अपने टीचर से मिलने के लिए। वो टीचर से कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार थे, आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो टीचर कहते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही है और देखना कुछ दिन में मैं डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना कैरियर कब स्टार्ट करोगी। देखो तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, मैंने आज तक अपने स्टूडेंट्स में से किसी को इतना टैलेंटेड नहीं देखा। तुम कोई भी कैरियर चूज करो तुम उसमें कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लोगी, तो क्या तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती हो। वैन कहती है टीचर मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगी, अभी मैं अपने लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैरियर के बारे में सोचकर बताऊंगी। फिर टीचर भी उसको ओके कर देते हैं। देन वैन टीचर से मिलकर जब बाहर आती है तो वो वहाँ पर जियांग को देख लेती है। जियांग अपनी मॉम के साथ होती है। जियांग कहती है कि देखो चैन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, हालांकि वो मेरे साथ था और तुम जानती हो कि अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बहुत ही जल्द वो एक डैड बनने वाला है, वो तुम्हारे लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। वैन कहती है कि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, तुम अगर चाहो तो तुम उसको अपने पास रख सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब उस जैसा इंसान नहीं चाहिए। तभी जियांग ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसके स्टमक हर्ट हो रहा है और फिर मॉम वैन को डांटने लग जाती हैं। वो कहती हैं तुम जानती हो कि मेरी बेटी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और तुम फिर भी इस तरह की बातें करके उसको तंग कर रही हो, चैन तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, ये बात तुम समझ जाओ। फिर मॉम डॉक्टर के पास चली जाती हैं और जियांग वहीं पर ही रुक जाती है। जियांग भी वैन को बहुत कुछ बुरा भला बोलती है। फिर वो वैन को थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वैन उसका हाथ रोक देती है। वो कहती है देखो मैं तुम्हारी तबीयत का लिहाज कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहती, लेकिन तुम बहुत ही केयरलेस हो, अगर कुछ हो गया ना तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। और उधर हम लोग मिस्टर मुंह को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं देखो मुंह अब तुम्हारी एज हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे मेरा ग्रैंडसन बहुत जल्दी चाहिए। मुंह कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी शादी को हर वक्त क्यों डिस्कस करते रहते हैं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तभी मॉम कहती है ग्रैंडपा आप फिक्र मत करें, मैंने एक लड़की को देखा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे से बात करती है, वो मैं चाहती हूँ कि उनसे की शादी मुंह से करवा दी जाए। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुंह कहता है मॉम मैं भी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और उधर वैन अपने घर पे होती है। तो तभी उसके पास मिस्टर मुंह की कॉल आ जाती है और मुंह उसको कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ पर हो, मुझे अपना एड्रेस दे दो। वैन ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि मैं अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है और मैंने जाना है। मुंह कहता है कि प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे बात करनी है क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी
काम है। ये कह के वो कॉल कट कर देता है, लेकिन वैन फौरन से उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वो अपने दिल में कहती है, अगर इसने मुझसे डाइवोर्स की बात करनी हुई तो फिर मेरा क्या होगा? अभी तो मैंने अपना बदला भी लेना है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अभी जो कुछ भी हो जाए, मुझे अभी डाइवोर्स नहीं चाहिए। फिर मुंह दोबारा उसको कॉल करता है तो वो देखता है कि उसका नंबर तो ब्लॉक होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ जाकर वैन के घर का पता लगाओ। तो असिस्टेंट उसको ओके बोल के चला जाता है। फिर हम देखते हैं वैन खाना खा रही होती है, तभी डोरबेल नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने ही मुंह खड़ा होता है। वो दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन मुंह अब उसको नहीं करने देता और वो अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो वैन के सामने एक पेपर रखता है। वो उसको कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के सामने ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे तुम मेरी बहुत ही अच्छी वाइफ हो। मैं तुम्हें इसके लिए 10 मिलियन दूंगा और फिर बहुत ही जल्द हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। उसके बाद भी मैं तुम्हें हर महीने या अगर तुम चाहो तो हर साल तुम्हें 20 मिलियन सेंड करता रहूंगा। ये सब कुछ सुन के तो वैन बहुत ही खुश हो जाती है और फौरन से उन पेपर्स पर साइन कर देती है। वो कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ एक्टिंग करने के लिए। फिर मुंह वहाँ से चुप करके चला जाता है और वैन सू को कॉल करके सब कुछ बताती है। सू कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम जानती हो कि वो बिलियनियर है और तुमने उससे इतनी कम चीज की डिमांड की। तुम्हारे जितनी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। फिर वो कॉल कट कर देती है और वैन फिर मुंह के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि मुंह ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो काफी ज्यादा रिच है। ये सब कुछ देखकर वो खुद भी बहुत हैरान होती है। फिर दूसरी तरफ वैन मुंह के घर पर पहुंच चुकी होती है। मुंह बाहर ही खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो की मॉम भी आ जाती हैं। फिर वो सब लोग जब अंदर जाते हैं तो मॉम मुंह को कहती है कि तुम मेरे पास आकर 1 मिनट मेरी बात सुन लो। जब मुंह उनके पास जाता है तो मॉम कहती है, तुम जानते हो कि लड़की मैरिड है। मैं इसको तुम्हारे लिए पसंद कर चुकी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये मैरिड है। फिर मुंह उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है। मॉम ये सब कुछ देख के बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है, इसका ये मतलब हुआ कि पहले से ही मेरी डॉटर इन लॉ थी और तुमने मुझे ये बात बताना भी नहीं चाहिए। फिर मॉम वैन के साथ जाकर बैठती हैं और उसको कहती हैं कि इस घर को अपना ही घर समझना, तुम यहाँ पर बहुत ही खुश रहोगी। उसके बाद वहाँ पर यानलिंग भी आ जाता है। यानलिंग वैन को देख के हैरान होता है। वो कहता है कि टीचर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। फिर वैन बताती है कि ये मेरा स्टूडेंट है जिम में। मॉम कहती है कि अच्छा, तो यानी कि जिम में तुम इसकी टीचर हो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अगर मुंह कभी भी तुम्हें मारे तो तुम भी उससे बदला ले ही सकती हो। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और मुंह भी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ वो सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। सब लोग वैन का बहुत ही ख्याल रख रहे होते हैं और वैन अपने दिल में कहती है कि मैंने इस तरह की काइंडनेस अपनी फैमिली में पहले कभी भी नहीं देखी। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। फिर उसके बाद वो वहीं पर ही रहने लग जाती है। एक दिन वो बुक रीडिंग कर रही होती है, तभी मुंह उसके पास आता है। वो फौरन से उठने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो मुंह के क्लोज चली जाती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि पता नहीं ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। मुंह कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों गई हो? लेकिन वैन फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर वैन मुंह के रूम में जाती है, वहाँ पर अपने सारे कपड़े सेट करती है और फिर एक दिन मॉम मुंह के रूम की चेकिंग कर रही होती हैं। जैसे ही वो कैबिनेट खोलती हैं, ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती हैं कि वहाँ पर वैन के ज्यादा कपड़े होते ही नहीं है। वो मुंह को फौरन वहाँ पर बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम जो इतने पैसे कमा रहे हो वो किस लिए कमा रहे हो? कल तुम मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर जाओगे और उसको तुम बहुत सारी शॉपिंग करवाओगे। जो उसका दिल करेगा वो खरीदेगी और तुमने उसको कुछ भी नहीं कहना है। मुंह कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ भी या फिर नहीं। मॉम कहती है, देखो ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो कि मैंने उसके बारे में पता लगवाया है। मुझे पता चला है वो बहुत छोटी थी जब उसकी मॉम चली गई थी। उसके पास उसको प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, तो हम लोगों को उसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना? मुंह कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ गई है मॉम, आप फिक्र मत करें, मैं उसको ले जाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ लेट नाइट को वैन कहीं पर जा रही होती है तो मुंह उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि आओ मेरी कार में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें खुद ही ले जाता हूँ, तुम जहाँ पर जाना चाहती हो। फिर वैन भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है। वो दोनों घर आते हैं। तभी वैन जब कार से उतरती है तो उसके सामने ही उसको चैन मिल जाता है। चैन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसको हिरास करना चाहता था, लेकिन इतने में वहाँ पर मुंह पहुंच जाता है। मुंह कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा और फिर पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी वो मैं भी नहीं जानता। इसीलिए कोशिश करो कि दोबारा इसके क्लोज मत आना। देन वो वैन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो फिर मुंह उसको कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। देखो, यहाँ पर तो कोई लिफ्ट भी नहीं है, स्टेयर्स पर भी खुद ही चढ़ के जाना पड़ता है। तो वैन कहती है, मैं यहाँ पर ना तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो, ये बात तुम मान लो। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पैसे तो नहीं काटोगे ना? मुंह कहता है कि देखो, अगर तुम सही से काम नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारे पैसे काटने ही पड़ेंगे। मैं एक
काम करता हूँ, 500,000 कट कर देता हूँ। वैन कहती है नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी मुंह स्माइल करने लगता है तो वैन उसको कहती है तुम्हें एक बात पता है, तुम स्माइल करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर मुंह थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वैन खाना खाती है, उसके सामने बहुत सारा खाना रखा होता है। वो कहती है मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकती हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक मैं रहती हूँ, तो ये इतना सारा खाना किसके लिए बनवाया है। मेड कहती है कि हमें आंट ने बोला था कि आपका बहुत सारा ख्याल रखना है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो फिर वैन को खाना खाना ही पड़ता है। फिर वो अपने रूम में होती है कि वो देखती है मुंह वहाँ पर ड्रंक आ जाता है। वो उसके क्लोज आता है और उसको किस कर देता है, लेकिन वैन उसको साइड पे करके फौरन से रूम से बाहर निकल जाती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है और जब सुबह के वक्त मुंह उठता है तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वैन कहती है कि तुम अब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। और फिर वो उसी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। मुंह कहता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया होगा। और उधर मुंह जब शावर लेकर निकलता है तो तभी उसके पास बाई की कॉल आती है। बाई उसको कहती है तुम गुस्से में तो नहीं हो ना, उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, तुम मेरी बात समझ सकते हो ना। मुंह कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ पर वैन बैठी हुई होती है। वैन उसको बहुत ही प्यारी लग रही होती है और वो उसको देखता ही रह जाता है। फिर दूसरी तरफ वैन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतने में वहाँ पर उसके टीचर आते हैं। वो उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी मॉम की कुछ बिलोंगिंग्स हैं जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड की बात मानो। तुम चैन के साथ अपना रिलेशन खत्म नहीं कर सकती हो, तुम्हें उसके साथ मिलकर अपनी कंपनी को संभालना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग्स दे दूंगा। तो वैन कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं कोशिश करूंगी। फिर वो फौरन से चैन के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम की सारी चीजें वापस चाहिए क्योंकि वही वो लास्ट सहारा है जो कि मुझे मेरी मॉम से जोड़कर रख सकती हैं। प्लीज तुम मेरी बात समझो। चैन उसको कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ये कि तुम डाइवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो, और दूसरा ये कि मैं तुम्हारे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, फिर तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा। मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, तुम मुझे सोचकर बता देना। फिर वैन वहाँ से निकल आती है और तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है। वो चैन को थप्पड़ मारती है। फिर वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर अब क्यों मिलने आई हुई हो चैन से, क्या तुम उसको दोबारा से सेड्यूस करना चाहती हो। वैन कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, तुम जानती हो चैन ने मुझे खुद ऑफर की है कि मैं उससे शादी कर लूँ, वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में वहाँ पे चैन भी आ जाता है। वो कहता है ये बिल्कुल सही कह रही है जियांग, मुझे तुम और तुम्हारा ये बच्चा नहीं चाहिए, अगर तुम चाहो तो हम इसको अभी अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये सुनकर जियांग बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वैन चुप करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो मुंह के पास जाती है और उससे कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ही खत्म करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे 20 मिलियन नहीं चाहिए। मुंह कहता है कि शायद तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुम इसको कैंसिल नहीं करवा सकती, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना होगा, वो भी 10.5 मिलियन का। क्या तुम इस सब के लिए राजी हो? तो तुम मुझे अभी के अभी बता दो। मैंने अपने दिल में कहती है कि उस वक्त मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने वो कंडीशंस पढ़ी ही नहीं। फिर वो चुप करके वहाँ से चली जाती है और मुंह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो उसको कहता है कि पता लगाओ कि वैन के साथ क्या हुआ है, ये अचानक से मुझसे डाइवोर्स क्यों लेने लगी है। और उधर चैन जियांग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन जियांग ये सब कुछ नहीं चाहती थी। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती हैं, तो फिर जियांग मॉम के पास चली जाती है। वो कहती है कि आप देखें क्या चाहता है, ये अबॉर्शन करवाना चाहता है और मैं इस तरह कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मॉम भी चैन को बहुत ही ज्यादा डांटती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जियांग से ये सब बातें कर सको, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी क्योंकि मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर मॉम जियांग को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और इधर असिस्टेंट वैन को सब कुछ बता देता है। वैन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो मुंह को पता चल चुकी थी। उसको पता चल गया था कि उसके डैड उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ना उसकी स्टेप मॉम। तो वो असिस्टेंट को कहता है कि ठीक है, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हें इस सब में मेरी मदद करनी होगी। तो असिस्टेंट ओके बोल के वहाँ से निकल जाता है और इधर वैन के पास चैन की कॉल आती है। चैन उसको कहता है कि हाँ तुमने क्या सोचा, तुम्हारे पास डाइवोर्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुम जानती हो ना। वैन कहती है मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। फिर वो लेट नाइट को बहुत ही घबराई हुई थी। वो फौरन से मुंह के पास जाती है। मुंह उसको कहता है कि आ जाओ रूम में। जब वो अंदर जाती है तो मुंह उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए आई हो क्या। लेकिन वैन फिर उसके पास जाती है और वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। देन वैन फौरन वहाँ से भाग जाती है। वैन अपने आप से कहती है यही मेरे पास आखिरी रास्ता था, प्लीज मुंह मुझे माफ कर देना, मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। और उधर मुंह अपने आप से कहता है 28 ईयर्स हो चुके हैं लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ है कि मैंने अपने आप पर से कंट्रोल खो दिया हो। फिर वो ड्रिंक करने लगता है और कहता है लेकिन अब जो कुछ भी हो तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें चैन को इस तरह आसानी से नहीं लेने दूंगा। तो वो फौरन से
असिस्टेंट को कॉल करता है और उसको कुछ काम के बारे में बताता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मूव उसको एक फाइल देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कंपनी की हालत सही नहीं है और मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। वैन उस फाइल को देखती है और कहती है, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? मूव कहता है कि देखो, पहले तुम सिर्फ मेरे नाम की वाइफ थी, लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद तुम मेरी लीगल वाइफ बन चुकी हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सका, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम मुझे वापस कर सकती हो। वैन ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन से अपने डैड के पास जाती है और वो डैड को सब कुछ बताती है। वो डैड को कहती है कि आप चाहते थे ना कि मैं चैन के साथ इसीलिए जाऊं ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब आप देखें, मैं यहाँ पर आपके लिए किसी और इन्वेस्टर को ले आई हूँ। डैड उस फाइल को देखकर कहते हैं कि ये तो मूव ग्रुप है जो कि बहुत ही रिच है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? वैन कहती है कि डैड ये सब कुछ जानना आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है, लेकिन अब आप मुझे मेरी मॉम की फोटो दे दें क्योंकि वो लास्ट फोटो है। तो डैड उसको वो फोटो देख देते हैं। वैन वो फोटो लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है, मेरी मॉम की एक लास्ट फोटो बच चुकी है जो कि मैं किसी भी सूरत में ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो डैड से कहती है, अब आपका और मेरा काम हो चुका है, आपको जो चाहिए था आपको वो मिल गया, तो इसीलिए आपका और मेरा अब कोई भी रिलेशन नहीं है, दोबारा हम लोगों को एक दूसरे से मिलने की भी जरूरत नहीं है डैड, क्योंकि मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। फिर जब वैन अपनी मॉम की फोटो को लेकर वापस आ रही होती है तभी उसके पास आंट की कॉल आती है और वो उसको कहती है कि ग्रैंडपा गिर चुके हैं, वो हॉस्पिटल में है, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। वैन के सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और वो फौरन हॉस्पिटल आती है। वैन ग्रैंडपा से मिलती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना, आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं ना कि हमारे पास आपके अलावा और कोई भी नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे इतनी चोट नहीं आई है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो फिर वैन ग्रैंडपा का बहुत ही ख्याल रखती है, वो उनको सूप पिलाती है और आंट और अंकल को कहती है कि आप लोग घर जाकर रेस्ट कर लें, मैं इनके पास यहाँ पर हूँ, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। और फिर जब मुंह वहाँ पर आता है तो वो देखता है वैन वहीं पर ही सो चुकी होती है, तो वो वैन को अपना कोट देता है और फिर खुद भी वो ग्रैंडपा के पास आकर बैठ जाता है। जब वैन की आंख खुलती है तो वो देखती है मुंह का कोट उसके पास होता है, तो फिर वो मुंह को देखकर सोचती है, वैसे ये इंसान इतना भी कोल्ड नहीं है जितना ये नजर आता है, मुझे ऐसे लगता है कि जो ये नजर आता है ना, ये असल में उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। और फिर वैन सू से मिलती है, वो सू को सब कुछ बताती है। वो कहती है, तुम जानती हो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, मुझे लग रहा था कि मैं अब मुंह से डाइवोर्स लूंगी, उसके बाद ही मेरी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि मुंह ने वैसे ही मेरी बहुत हेल्प कर दी, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो सू कहती है, ये बात मुझे बहुत ही पहले से पता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है, अगर मुझे इस तरह लगता है तो हो सकता है ये वाकई ठीक हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और उधर मुंह के पास ली गया हुआ होता है। ली कहता है कि सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरी डॉटर इन लॉ का क्या हाल है। सॉरी वो तो मेरी सिस्टर इन लॉ होती हैं, उन्हीं के बारे में बता दो, उनका क्या हाल है। मुंह कहता है कि तुम बकवास बंद करो, वैसे मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ली कहता है कि हाँ, अगर करने की हुई तो मैं सोच सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ सू और वैन दोनों बार में होते हैं, इतने में ली वहाँ पर पहुँच जाता है। वो और सू दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और वैन उन दोनों को ऐसे देख रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं सू को आज क्या हो गया है, ये इतनी अजीब अजीब हरकतें पता नहीं क्यों किए जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इसलिए आई थी ताकि मैं इन दोनों का पागलपना देख सकूं। फिर वो सू और ली को वहाँ से लेकर जाने लगती है, तभी वो वहाँ पर सॉन्ग को भी देख लेती है जो कि एक ओल्ड मैन के साथ होती है। वैन अपने दिल में कहती है कि इसको क्या जरूरत पड़ गई एक ओल्ड मैन के साथ रहने की, इसको तो डैड काफी अच्छी पॉकेट मनी देते होते हैं, तो इसको क्या पैसों की इतनी कमी हो चुकी है, वैसे छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है ना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और उधर वैन अकेली बैठी हुई होती है कि तभी उसके पास चैन की कॉल आती है। चैन उसको दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम इस सबके बारे में सोच लो, तुम अभी भी मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन वैन कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बताऊं कि मैं अब मैरिड हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम अपनी लाइफ गुजारो, तुम्हें मुझसे क्या मसला है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती वापस। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और उधर चैन को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और वो कहती है कि तुम ये सब कुछ वैन की वजह से कर रहे हो ना, तुम जानते हो कि उस लड़की का बैकग्राउंड भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, वो इतनी रिच भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो। चैन कहता है कि मॉम अब वो काफी रिच हो चुकी है और मुझे वो हर सूरत में वापस चाहिए। मॉम कहती है मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, उस लड़की ने मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया है, देखो जियांग भी तो तुम्हारे पास ही है ना, और अब तो तुम डैड भी बनने वाले हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके ऊपर फोकस करो। लेकिन चैन कहता है कि प्लीज मॉम आप दोबारा जियांग का नाम मेरे सामने नहीं लेंगी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता अभी। तो मॉम भी फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उधर वैन मुंह के साथ बैठी हुई होती है। मुंह कहता है मुझे पता चल चुका है कि चैन तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि तुम अभी मेरे साथ कोऑपरेशन में हो, और जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेशन में हो तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम्हें सबके बारे में सोचना होगा। मेरी फैमिली को ये सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कोई चैन नामी लड़का भी है, तुम्हें अपना सबसे डिस्टेंस रखना होगा जब तक हमारी ये कोऑपरेशन खत्म नहीं हो
हो जाती। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ रही होगी। तो फिर वैन कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ आ रही है, तुम फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही मुँह वहाँ से उठ के चला जाता है। उधर वैन बॉक्सिंग साइड पर होती है। इतने में उसके पास वहाँ पर सॉन्ग आती है और वो उसको कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम जानती हो कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं कर लूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हर जगह पर मेरा पीछा मत करो। वैन कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, हम लोग वहाँ पर कोइंसिडेंटली मिले थे और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करती हो तुम वो करती रहो। ये सुनकर सॉन्ग फौरन वहाँ से चली जाती है और उधर वैन के पास एक फोटो आती है। वो फौरन से बाहर पहुँचती है और सू के पास जाती है। तो सू उसको कहती है कि देखो वो सॉन्ग ही है ना। जब वैन वहाँ पर देखती है तो सॉन्ग बहुत सारे आदमियों के सामने होती है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो सारे आदमी उसको देखकर बहुत ही हंस रहे होते हैं। वो सारे उसको हरास करना चाहते थे। फिर वो सारे आदमी उसको वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में वैन उनका रास्ता रोक लेती है। वो कहती है कि तुम लोग मेरी बहन को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। तो वो सारे आदमी उसके साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन वैन उनको बहुत ही अच्छा जवाब देती है। और फिर हम देखते हैं वो तीनों पुलिस स्टेशन में बैठी हुई होती हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो तभी सॉन्ग फिर वैन को कहती है कि प्लीज इस बारे में मॉम डैड को मत बताना, वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे, हो सकता है कि वो मुझे मार डालें, प्लीज कुछ मत बताना उनको। इतने में वहाँ पर मॉम डैड भी आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि वैन इसके साथ ही सब कुछ क्या हुआ है। वैन कहती है कि ये सब कुछ तो आप इससे पूछे ना, उस दिन मैंने इसको किसी ओल्ड मैन के साथ देखा था और आज मैंने इसको बहुत सारे आदमियों के साथ देखा है, अब इसके ऊपर नजर रखें क्या करती फिर रही है। तभी डैड वैन को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करने की। और मॉम भी कहने लग जाती है कि ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। और सू फिर वैन की तरफ से लड़ती है। वो कहती है वैन की कोई गलती नहीं है, अगर आपको अपनी नजर रखनी है ना तो आप अपनी इस दूसरी बेटी पर रखें, वैन ने तो इसकी हेल्प की है। तभी वैन भी कहती है कि अब सॉन्ग बड़ी हो चुकी है, वो 23 की है और अब वो अपने एक्शंस के लिए खुद ही डिपेंडेंट है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस पर नजर रखें और इसको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि ये अपने डिसीजंस खुद अच्छे से ले सके। लेकिन मॉम और डैड सिर्फ और सिर्फ वैन को ही बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी वैन कहती है कि मैंने आपको डैड पहले ही बता दिया था कि आपको और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस हिसाब से आप लोग मेरी फैमिली नहीं होते, तो आप लोगों को जो करना है आप लोग वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप लोग पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, अगर दोबारा आप लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाएगा और आप लोगों को जेल में भी जाना पड़ सकता है। डैड कहते हैं कि अच्छा, यानी कि अब तुम्हारी इतनी जबान चलने लगी है, ठीक है, तो अगर तुम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती ना तो तुम्हारी मर्जी है, हमें भी तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर उधर जब डैड और बाकी सब लोग घर पहुंच जाते हैं तो फिर सॉन्ग कहती है कि डैड आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरी हेल्प की है, वरना अभी तक पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हो चुका होता, प्लीज आप उसको घर वापस ले आए, आप इस तरह उसके साथ रिलेशन खत्म नहीं कर सकते। तो मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब पागल हो चुकी हो और तुम्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए चल के घर पर रेस्ट करो और दोबारा इस बारे में सोचना भी नहीं, अब हमें उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और इधर वैन और सू दोनों अभी तक पुलिस स्टेशन में ही बैठी होती है। वैन मुँह को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं और मेरी फ्रेंड पुलिस स्टेशन में बैठी है, क्या तुम हमें यहाँ से आकर ले जा सकते हो। तो मुँह कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं मुँह का लॉयर हूँ और मैं यहाँ पर वैन को और उसकी फ्रेंड को लेने के लिए आया हूँ। देन पुलिस ऑफिसर उन सबको जाने देते हैं। जब वो सब लोग बाहर निकलते हैं तो वैन कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो लॉयर कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुँह आपका वेट कर रहे हैं कार में, आपको चले जाना चाहिए। फिर वो हैरान होकर वहाँ पर मुँह को देखती है। देन वो कार में जाकर बैठती है तो मुँह कहता है हमें सबका ख्याल रखना चाहिए ना। वैन कहती है तुम फिक्र मत करो, किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो इसीलिए तुम हेडलाइंस में नहीं आओगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुँह कहता है मुझे इस सब की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तो वैन अपने दिल में कहती है कि क्या इसको मेरी इतनी फिक्र हो रही है, वैसे ये मेरी इतनी केयर कर क्यों रहा होगा, क्या कोई और बात है। और फिर वो हंसने लग जाती है। दूसरी तरफ जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो फिर मुँह वैन के पास जाता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी होगी, आज रात को जल्दी सो जाना। और मुँह का ये बिहेवियर देखकर वैन तो बहुत ही हैरान होती है। और दूसरी तरफ फिर वैन मुँह से मिलती है तो मुँह उसको बताता है आज तुम्हें पता है कि आज ग्रैंडपा डिस्चार्ज हो जाएंगे और आज वो वापस घर आ जाएंगे। वैन फिर ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। वो कहती है ग्रैंडमा के बारे में तो कुछ बताओ कि उनके साथ क्या हुआ था। मुँह कहता है कि ग्रैंडपा बहुत ही पुअर फैमिली से थे और ग्रैंडमा बहुत ही रिच थी, उन दोनों को लव हो गया था बट उनकी फैमिली नहीं मानी, इस वजह से ग्रैंडपा बहुत ही सैड रहने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद ग्रैंडमा ने अपनी फैमिली को मना लिया था और उनकी शादी हो गई थी। फिर कुछ दिन वो दोनों साथ रहे और फिर कुछ टाइम बाद ही ग्रैंडमा की डेथ हो गई। ग्रैंडपा तब से अब तक बिल्कुल सैड रहते हैं और उनकी तबीयत भी इसीलिए खराब हो जाती है। वैन कहती है कि अब मैं ग्रैंडपा का दुख समझ सकती हूँ। मुँह कहता है कि सॉरी तुमने क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। वैन कहती है कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, हमें घर चलना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ वैन अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतने में वहाँ पर चैन की मॉम पहुँच जाती है। वो वैन को कहती है कि तुम्हारी वजह से
मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है और अब मैं ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। वैन कहती है कि मैं आपको एक बात अभी से बता दूं कि मैं आपके बेटे के पीछे नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो खुद आता है मेरे पीछे। आपको चाहिए कि आप मुझे नहीं बल्कि अपने बेटे को जाकर समझाएं। ये सुनकर मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और इतने में वहाँ पे एक लड़का आता है। वो वैन को कहता है कि सारे स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, आपको चलना चाहिए। तो फिर वैन भी वहाँ से चली जाती है और फिर उधर वैन सू के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। वो दोनों खाना खा रही होती है। तभी सू वैन से कहती है कि क्या हुआ, मुंह के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हारे साथ सही तो है ना, मतलब वो तुम्हें बुली तो नहीं करता। तो वैन कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ काफी अच्छा है, उसने बहुत दफा मेरी हेल्प की है। सू कहती है लेकिन तुम मेरे भी बहुत ख्याल रखना, तुम उसके साथ बहुत ज्यादा डीप मत चली जाना, क्योंकि तुमने आगे जाकर डाइवोर्स भी लेनी है और अगर तुम उसके साथ बहुत डीप चली गई तो तुम्हारे लिए फिर मसला होगा, तुम्हें बाद में रिग्रेट फील होगा और तुम्हें बहुत दुख भी होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ फील ना करो। वैन कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों की बहुत ही जल्द डाइवोर्स हो जाएगी और तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उधर हम देखते हैं कि वहाँ पे जियांग बैठी हुई होती है और जियांग ये सब कुछ सुन चुकी थी। वो अपने दिल में कहती है कि मुझे तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज मिल चुकी है, अब वक्त आ चुका है इसको इस्तेमाल करने का। फिर दूसरी तरफ जियांग जैसे ही घर जाती है तो मॉम उसको डांटने लगती हैं। वो कहती हैं तुम इतनी लेट नाइट को कहाँ पर होती हो, तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जियांग कहती है कि मैं आज एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पर मैंने खाना खाया था और आपको मैं एक बात बताऊँ, वहाँ पर मैंने वैन को भी देखा। मॉम कहती है कि ये कौन सी नई बात है, वो तो हर जगह पर पाई जाती है। जियांग कहती है आज मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ। आप जानती हैं कि जियांग वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ थी और मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। मैंने सुना है वैन की जो मैरिज है ना वो बिल्कुल फेक है, वो एक डील के ऊपर बनी हुई है। आप ये समझ लें कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और जितनी जल्दी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा वो मैरिज भी खत्म हो जाएगी, वो दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। तो मॉम हंसने लग जाती हैं। वो कहती हैं इस तरह की लड़की को कौन ज्यादा देर तक अपने पास बर्दाश्त कर सकता है, मुझे पता था कि उसकी मैरिज ऐसे ही चलेगी और अब तो मेरा सच और भी ज्यादा पक्का हो चुका है। जियांग कहती है कि अगर ये सब कुछ चैन को पता चल गया तो क्या होगा, वो तो वैन का मजीद वेट कर सकता है। तो मॉम कहती है कि उसको इस बारे में बताएगा कौन, जबकि वैन तो खुद भी ये सब कुछ छुपा रही है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और हम देखते हैं ये सब कुछ चैन सुन चुका होता है। वो कहता है इसका ये मतलब हुआ कि मैं तुम्हें वापस पा सकता हूँ, ठीक है, जब तुम्हारी डाइवोर्स होगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इसका मतलब है कि तुम मुझसे दूर नहीं गई हो, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ फेक है, मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर दूसरी तरफ जब वैन अपने काम खत्म करके वापस आ रही होती है तभी उसको सामने चैन मिल जाता है। वैन उसको देख के बहुत ही थकी हुई होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार एक बात समझाऊं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता चल रहा कि मैं अब मैरिड हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती कहीं पर और मेरा और तुम्हारा अब कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर वो उसको मैसेज भी दिखाती है। वो कहती है कि देखो मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है और मुझे उसके पास जाना ही होगा। ये कह के वो कार में बैठकर निकल जाती है। फिर मुँह भी कार में वापस आता है और वो देखता है कि कार उनको फॉलो कर रही होती है। वो अपने असिस्टेंट को कोई मैसेज कर देता है और दूसरी तरफ जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो वो वैन को कहता है अगर कोई बात है, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन इस तरह तुम्हें मुझसे छुपाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। वैन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रही हुई ना तो फिर ऐसा हो कि मैं लंबी हो जाऊं। उसकी अजीब सी बात सुनकर मुंह हंसने लग जाता है और वैन अपने दिल में कहती है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे इसकी स्माइल इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगने लगी है। और फिर मुंह किसी को कॉल करता है और कहता है कि जो BMW हमें फॉलो कर रही थी ना उसको तोड़ डालो। और उधर हम देखते हैं कि जब सैन अपनी कार के पास जाता है तो उसकी कार टूटी हुई होती है। वो कहता है कि मेरी कार किसने तोड़ी। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं ये काम हमने किया है और तुम हमें कुछ कह भी नहीं सकते हो। और उधर मुंह के पास ले गया हुआ होता है। वो उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम वहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ को भी जरूर लेकर आना। मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड से तुम दोनों की मुलाकात करवाना चाहता हूँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मुझे मना मत करना। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं ले आऊंगा उसको। ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है अब तुम लोग देखो मैं तुम लोगों को क्लोज कैसे लेकर आता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाओगे। ये सोचकर वो बहुत ही खुश होता है। और उधर मुंह जब वैन के साथ बैठा हुआ होता है तो उसको कहता है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है, तुम्हें मेरे साथ मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। वैन कहती है कि क्या तुम्हें बस यही बात करनी थी और तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे कह सकते हो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, ठीक है, तुम्हें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रेडी हो जाऊंगी। मुंह कहता है मैं एम्बेरस तो नहीं हो रहा था, बस मैं ये सोच रहा था कि तुम हाँ बोलोगी या फिर ना। फिर हम देखते हैं कि वैन बहुत ही प्यारा सा रेडी होती है और जब वो आकर अपनी अलमारी खोलती है तो वहाँ पर उसको एक अम्ब्रेला मिलता है और एक कार्ड मिलता है। वो कहती है कि अगर ये दो चीजें मेरे पास ना होती तो शायद मैं अपना कॉलेज भी कंप्लीट ना कर सकती। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता
आता है। वैन बारिश में बैठी हुई होती है। इतने में कार से निकलकर उसके पास एक लड़का आता है। वो उसको अम्ब्रेला देता है और साथ ही उसको एक कार्ड देता है। वो कहता है कि तुम इसका यूज कर सकती हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वैन मुंह के पास जाती है। उससे कहती है देखो मैं ठीक लग रही हूँ ना। मुंह कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। उसके बाद वो दोनों बार में आते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बाई आ जाती है। वो मुंह के साथ बहुत ही क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मुंह वैन के साथ होकर बैठ जाता है। फिर वैन सिंग करती है और मुंह को उसका गाना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो बाई मुंह की कार में आकर बैठ जाती है। वो उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हूँ और मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? तो मुंह कहता है कि अच्छा ठीक है वैन, इसको रोड पर उतार देना। तो वैन उसको ओके कर देती है और फिर वो लोग ड्राइव करने लगते हैं। तभी बाई वैन को कहती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? तो वैन कहती है कि हम लोग पार्टनर्स हैं। लेकिन बाई को उन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही रिलेशन लग रहा होता है। फिर वो एक रोड पर उतर जाती है। जब वैन कार को आगे ले जाने लगती है तो फिर मुंह उसे कहता है कि रुको थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। फिर वो फौरन से बाई के पास जाता है और बाई उसको हक कर लेती है। वैन को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, हमारे दरमियान सिर्फ पार्टनरशिप है, मैं उसके बारे में इतना जालिस क्यों हो रही हूँ? तो वो फौरन से सू को मैसेजेस करने लग जाती है। सू उसको कहती है कि उनके सर्कल का यही काम होता है, वो लोग जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो मैं उनके बारे में इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुंह के दिल में बाई कभी भी नहीं आ सकती। इतने में वहाँ पर मुंह आ जाता है और कहता है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और मॉर्निंग टाइम मुंह बहुत ही जल्दी उठ जाता है। वो कहता है कि पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। तो वो वैन को लेने के लिए चला जाता है। वैन उसके पास आकर बैठती है कार में। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड किए जा रही हो। वैन कहती है ये सब कुछ मैं बाई की वजह से कर रही हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है और मैं नहीं चाहती कि उसको बुरा लगे। हम लोगों की तो सिर्फ एक डीलिंग मैरिज है ना, लेकिन वो तो तुमसे सच में लव करती है, तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मुंह फिर वैन के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि दोबारा इस तरह की बात मेरे सामने मत करना, मैं बाई को लाइक नहीं करता हूँ। देन जब वो दोनों घर वापस जाते हैं तो मुंह कहता है कि अब तुमने बाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। वैन कहती है मैं कैसे ना सोचूं, वो तुम्हें लाइक करती है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुंह कहता है लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करता, बस इतनी सी ही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जेलस हो रही हो। ये कह के वो उसको किस कर देता है और ये सब कुछ वैन के लिए बहुत ही शॉकिंग था। और फिर दूसरी तरफ मुंह जब अपने ऑफिस में होता है तभी उसके पास वहाँ पर बाई आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं काफी टाइम बाद आई हूँ, तुम जानते हो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुंह कहता है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर बाई बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि वो कौन है जिससे तुम्हारी शादी हुई? तुम जानते हो ना कि मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद ट्रॉमा में चली गई थी और अब जब मैं काफी टाइम बाद ठीक होकर वापस आई हूँ तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तो मुंह फौरन से असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है बाई को आकर यहाँ से ले जाओ। असिस्टेंट उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है और दोबारा मुंह के पास आता है। तो मुंह कहता है देखो अब ये लड़की मुझे दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आनी चाहिए, इस पागल लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। दूसरी तरफ बाई अपने घर पे होती है और वो कहती है मेरे अलावा और वो कौन सी लड़की हो सकती है जिसका मुंह लाइक कर सकता है? ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। हो सकता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा हो, वो सिर्फ मुझसे जान छुड़वाना चाहता हो, लेकिन मैं भी उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो मुझसे ही शादी करके रहेगा और मैं अब उसके पास जरूर जाऊंगी। फिर वो ऐसा ही करती है। वो दोबारा से ऑफिस जाती है लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता और गार्ड्स उसको बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर खड़ी हुई होती है और वो कहती है मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद वो मुंह को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जब मुंह और ली दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाई कहती है कि मुंह देखो मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अभी अपनी मैरिज रजिस्टर करवा देते हैं। मुंह कहता है मैं ये बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अब मैं मैरिड हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? बाई कहती है कि ली तुम यहाँ से जाओ, मुझे मुंह से अकेले में बात करनी है। फिर ली साइड पे चला जाता है और बाई दोबारा से मुंह से कहने लगती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो ली दोबारा से बाई के पास आता है और उसको कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मुंह की बात समझ में नहीं आ रही? ये सच में मैरिड है, वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा है, इसकी एक वाइफ है और अगर उसको पता चल गया ना कि तुम मुंह को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारा गला दबा देगी। मैं तुम्हें अभी से कह रहा हूँ कि तुम संभल जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ मुंह की सारी फैमिली साथ में खाना खा रही होती है। वो सब लोग बहुत ड्रिंक करते हैं। तो फिर मॉम कहती हैं वैन आज तुम घर वापस नहीं जाओगी क्योंकि काफी देर हो चुकी है, मैंने तुम्हारा रूम क्लीन करवा दिया है, तुम आज मुंह के साथ यहीं पर ही रुक जाओ। फिर मॉम उन दोनों को रूम तक ले आती हैं। अंदर आकर मुंह शावर लेने चला जाता है और वैन उसी फोटो को देखती है जिसमें एक बच्चा खड़ा होता है और उसके हाथ में सेम वही अम्ब्रेला था। वो सोचती है कि क्या ये वही तो नहीं है, क्या वो बच्चा यही था क्या? फिर जब मुंह उसके पास आता है तो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो वैन उसको सब कुछ बताती है। वो कहती है कि ये अम्ब्रेला
याद करो कि ये 10 साल पहले तुमने किसी लड़की को दिया था, साथ ही तुमने उसको एक कार्ड भी दिया होगा, 100,000 थे उसके अंदर, याद है ना तुम्हें? मुंह कहता है कि ये सब कुछ ये कैसे जानती है, इसका मतलब है कि वो लड़की यही थी। तो मुंह कहता है कि हाँ वो मैं ही था, मैं बस स्टॉप पर उस लड़की से मिला था। ये सब कुछ सुनकर वैन बहुत ही खुश हो जाती है और रोने लगती है। मुंह कहता है कि रो तो मत। तो फिर वैन उसको बताती है, तुम जानते हो कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम उस टाइम मेरे लिए एक मसीहा बन के आए थे। अगर तुम वहाँ पर उस दिन ना आते तो मैं तो अपने कॉलेज तक ना जा पाती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपना कॉलेज अटेंड कर पाई थी। तुम्हारी अपीयरेंस अब तक बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसीलिए शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, वरना मैं तुम्हें जरूर पहचान लेती। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मुंह उसको हग कर लेता है और उसको कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि तुम पेन में हो। वैन कहती है तुम जानते हो अगर उस दिन तुम ना होते तो मैं अपने कॉलेज ना जा पाती, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर सकती, तुम बहुत ही अच्छे हो। और तभी मुंह उसको किस कर देता है। फिर वैन उसको कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मुंह कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वो अपने पास रखो। और फिर उसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ वैन अपनी कार में कहीं पर जा रही होती है, इतने में कोई और कार उसकी कार को आकर हिट कर देती है। मुझे पीछे जाकर देखती है तो वो बाइक की कार होती है। वो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम देखकर ड्राइविंग नहीं कर सकती हो? एक काम करती हूँ, एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। बाइक कहती है सबकी कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ जाती है और वो कहते हैं कि क्या हुआ है, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? तभी वैन कहती है कि इसने मेरी कार में हिट किया है। बाइक कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मैं कुछ सोच रही थी जिसकी वजह से मैं पैनिक कर गई और शायद तभी ये सब कुछ हो गया है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तो ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ठीक है, इस सब के लिए आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुंह मीटिंग में होता है, तभी उसके पास असिस्टेंट आकर उसको सारी बात बताता है। फिर मुंह जब बाहर निकलता है तो असिस्टेंट उसको कहता है मेरे पास भाई की कॉल आई थी और भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो दोनों इस वक्त जेल में है, उनकी कार हिट कर गई थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया था। मुंह कहता है कि वैन अब कैसी है? असिस्टेंट कहता है कि वैन को कुछ नहीं हुआ, जबकि भाई को फोरहेड पर जरा सी इंजरी हुई है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। तो मुंह कहता है कि ठीक है, जाओ इस मामले को संभालो। और फिर उधर एक पुलिस ऑफिसर उनके पास जाता है। वो कहता है कि मिस्टर भाई की कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ भी आपकी रिपेयरिंग में खर्चा आएगा ये वो पूरा कर देंगी और ये इनका कंपेंसेशन है, अब ये यहाँ से जा सकती हैं। वैन ये सब कुछ सुन के बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है कि क्या मतलब इतनी आसानी से उसको जाने दिया, ये कैसे हो सकता है? और भाई बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर दूसरी तरफ भाई के पास मुंह की कॉल आती है। वो उसको कहता है कि तुमने दोबारा वैन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशन है, फिर मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो कि किसी ने किसी को भी नहीं दी होगी। फिर दूसरी तरफ मुंह वैन के पास जाता है और उससे कहता है देखो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, भाई तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। वैन कहती है सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर वो मुझे मारना चाहती हो और अगर मैं मर जाती तो क्या होता? मुंह कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ मुंह मीटिंग में होता है, उसके पास मॉम की कॉल आती है। वो कहती है अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ नहीं आई, डैड और ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे हैं, जल्दी करो, तुम ही उसको हमारे घर पर लेकर आओगे। मुंह कहता है कि ठीक है मॉम, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर उधर वैन के पास चैन चला जाता है। चैन उससे दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैन कहती है मुझे यहाँ पर मेरा हस्बैंड थोड़ी देर में लेने के लिए आ जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो बस स्टॉप पे जाकर बैठ जाती है और चैन भी उसके साथ ही जाकर बैठ जाता है। ये सब कुछ मुंह अपनी कार से देख लेता है और कहता है अच्छा, तो यानी कि तुम अभी तक इसके साथ हो, शायद मैं ही पागल हूँ। और फिर वो स्पीड से अपनी कार को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ वैन जब जिम जाती है तो वहाँ पर उससे दो लड़कियां मिलने के लिए आती हैं। वो कहती हैं कि तुम हमें जानती तो होगी ना, इसलिए हम तुमसे यहाँ पर कंपनसेशन लेने के लिए आए हैं। तुम हम लोगों को 1.2 मिलियन दोगी और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुमने ये सब कुछ जल्दी करना है। वैन कहती है लेकिन इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे जमा नहीं कर सकती, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो वो लड़कियां उसको टाइम देकर वहाँ से चली जाती हैं। तो वो लड़का कहता है कि अब आप क्या करेंगी, आप इतने ज्यादा पैसे उनको कैसे दे सकती हैं, इतने ज्यादा आप अरेंज कैसे करेंगी? वैन कहती है मैं उनको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। फिर उसके बाद वो घर वापस आती है और मुंह से कहती है मुझे तुम्हारी एक कार चाहिए। मुंह कहता है कि तुम्हें जो कार चाहिए तुम वो ले सकती हो, क्योंकि तुम उन सारी कार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर नेक्स्ट डे वैन कार में बैठी हुई होती है, इतने में उसकी लड़की की दोबारा से उसके पास कॉल आती है। वो लड़की उसको कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम अब मुझे 1.2 मिलियन के बजाय 3 मिलियन दोगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम एक कार में बैठी हो और वो कार मिलियंस की है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे हैं और आज 12 बजे मुझे पैसे दे जाना। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और वैन बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर जब वैन घर आती है तो वो मुंह से भी सही से बात नहीं करती। वो कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो मुंह सोचता है पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया है, शायद इसको कोई प्रॉब्लम है और मुझे उसका हल निकालना होगा। फिर दूसरी तरफ वैन के पास उन लड़कियों की कॉल आती है। वो कहती हैं कि तुम लेट होती जा रही हो, सोच लो, अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो हम तुम्हारी पिक्चर्स को अपलोड कर देंगे, फिर हर कोई तुम्हारी पिक्चर्स देखेगा। ये सुनकर वैन बहुत घबरा जाती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाती है और उन लड़कियों को वो पैसे दे देती है और वो लड़कियां उसको पिक्चर्स दे देती हैं। फिर वो लड़कियां वो पैसे लेके जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेती है। तो वो
सारी लड़कियां वैन को बताती हैं तुम्हें क्या लगता है हमने बहुत ही कच्ची गोलियां खेली हुई हैं। वो सारी फोटोज हमने इंटरनेट पर पहले ही वायरल कर दी हैं। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर पुलिस उनको वहाँ से ले जाती है और पुलिस ऑफिसर वैन को कहता है कि हम वो सारी फोटोज डिलीट कर देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और दूसरी तरफ मुंह को भी ये सारी बात पता चल चुकी होती है। असिस्टेंट मुंह को बताता है ओरिजिनल फोटोज डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी फोटोज जो कि शेयर्ड हैं ये डिलीट नहीं हो पाई हैं और ये बहुत ही तेजी से फैल रही हैं। तो मुंह कहता है कि जाओ अब ये काम तुम्हारा है, तुम इन फोटोज को जाकर डिलीट करो और अगर कोई तुम्हें रोके तो तुम उसको मार डालना। ये सुनते ही असिस्टेंट फौरन वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ मुंह सैन के पास भी जाता है और उसको भी वार्न करता है कि वैन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, दोबारा उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद मुंह के पास असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि उसके पीछे 3 औरतें हैं जो कि वैन को कब से ब्लैकमेल कर रही थी, वो उनसे पैसे लेना चाहती थी और ये सारे काम उसी 3 लड़कियों के हैं, वो अब जेल में है। मुंह कहता है कि ठीक है उनका ऐसे अंजाम करो कि उनको मजा आए, उनको पता चले कि जब उन किसी को बुली किया जाता है तो उसको कैसा लगता है। और फिर मुंह सू को कॉल करता है, वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि वैन किधर है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि वो टेंशन में है। सू कहती है कि तुम जाकर उसको उसके घर पर ढूंढो। जब वो बहुत परेशान होती है तो वो अपने घर में छुप कर बैठ जाती है। तो मुंह उसको ओके करता है। फिर वो घर जाता है तो देखता है कि वैन वहीं पर होती है। वो वैन को कंसोल करता है और वैन ये सोच रही होती है अभी तक तो इसने भी वो पिक्चर्स देख ली होंगी, पता नहीं ये मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो मुंह कहता है तुम्हें पिक्चर्स के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ ही देर में डिलीट हो जाएंगी और उसमें तुम्हारा फेस जो नहीं हुआ है तो तुम्हें उसके लिए फिक्र नहीं करना, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, मेरे साथ घर चलो। और फिर दूसरी तरफ वो दोनों कार में होते हैं। वैन कहती है अगर सबको ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वो सारी पिक्चर्स मेरी हैं तो तुम्हारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। मुंह कहता है कि मुझे अपनी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे पास हो और तुम बिल्कुल ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी तरफ वैन को तैयार किया जाता है, वो ब्राइड बन के मुंह के पास जाती है और आज फाइनली उनकी वेडिंग होने वाली होती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर बाई और चैन आ जाते हैं। चैन कहता है कि देखो मैं जानता हूँ वैन कि तुम्हारी ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तो तुम असल में उसके साथ शादी कैसे कर सकती हो, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बाद मुंह तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। फिर वो उन्हीं फोटोज को स्क्रीन पर चलवा देता है, सब लोग उन फोटोज को देखते हैं, लेकिन मॉम फिर भी वैन की साइड पर ही होती है और ग्रैंडपा कहते हैं मुझे मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ही ज्यादा प्यारी है और मैं किसी और की बातों में आकर इस प्यारी सी बच्ची को नहीं खो सकता हूँ। मुंह ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चैन और बाई को गार्ड्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ मुंह बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, वो वैन को अपने क्लोज करता है, फिर वो एक दूसरे को किस कर देते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।